आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो से पहले आपने राष्ट्रपति भाग 1 वीडियो में राष्ट्रपति के पद, उसकी योग्यताएं, पदावधि, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन पद्धति एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में पढ़ा। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको राष्ट्रपति के कार्याधिकार एवं उसकी शक्तियों के बारे में बताएंगे। अंत में इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है? क्या राष्ट्रपति की शक्तियां नाम मात्र की हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति के पद की वास्तविक स्थिति क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति कार्य अधिकार, शक्तियां एवं उसकी वास्तविक स्थिति। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों में जो पहली शक्ति है वो कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका, आपने अनुच्छेद 53 का अध्ययन किया होगा, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। लेकिन पूरे संविधान के अध्ययन के बाद अनुच्छेद 53 को जब हम अनुच्छेद 74(1) से मिलाते हैं तो ये बात समझ में आती है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर होती है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति का अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। दूसरी बात यह है, अनुच्छेद 77 जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र के संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। तो 53 और 77 को समझने की आवश्यकता है। कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वास्तविक जो प्रमुख होता है कार्यपालिका का, वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, सैद्धांतिक प्रमुख है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपसे वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है, तो आप राष्ट्रपति बताएंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो आप प्रधानमंत्री बताएंगे। इसके बाद नियुक्त संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। जैसे अनुच्छेद 75(1) में 75(1) में ये उल्लिखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसको चुनता है? सामान्य रूप से जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल है उसके नेता को, और फिर इसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। यहां पर नियुक्त संबंधी अधिकार में सभी विद्यार्थियों को उनको जानना आवश्यक है, उन अधिकारियों को संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, उनको जानना आवश्यक है जिनकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है। आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इनको नोट कर लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्त राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और उसकी सलाह से अन्य न्यायाधीश, राज्यपाल राज्यों में, और अगर वो केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां के जो उपराज्यपाल हैं या जो वहां के प्रशासक कहलाते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अनेक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये जो विशेष अधिकारी होते हैं ये शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित होते हैं। इनसे संबंधित विशेष अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आपके वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ये सब राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार में आते हैं। इसके अलावा भी, इनको सब लिख लेंगे, इसके अलावा भी राष्ट्रपति जैसे अनुच्छेद 280 में है, वित्त आयोग का गठन करता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त हैं, अन्य आयुक्त हैं, उनकी नियुक्त करता है। जैसे हमारे यहाँ सूचना आयोग है, उसके अध्यक्ष की नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से नियुक्ति संबंधी अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करता है उनको पदच्युत संबंधी अधिकार भी रखता है, लेकिन दोनों के संदर्भ में ये बात आप ज्ञात होनी चाहिए कि नियुक्त हो या पदच्युत हो, इसकी जो एक प्रक्रिया है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसी के द्वारा ये होगा। अब जैसे अगर संघ में मंत्री की नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। और ऐसे ही पदच्युत यानी पद से हटाने संबंधी जो अधिकार हैं, उसके लिए जो विधायी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको अपनाना होगा। राष्ट्रपति के पास विदेशों से संधियां एवं समझौते का अधिकार है। विदेशों से शांति काल में या युद्ध काल में जो भी संधियां होंगी, जो भी समझौते होंगे, वे सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। विदेशों से जो राजदूत आते हैं वह भी अपना परिचय पत्र सबसे पहले राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। विधायी शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधायी शक्तियां यानी विधेयक से संबंधित, विधि से संबंधित और संसद से संबंधित जो शक्तियां हैं, उन्हें हम विधायिका से संबंधित शक्तियों को विधायी शक्तियां कहते हैं। इस संदर्भ में अनुच्छेद 85 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना, उसका स्थगन करना, लोकसभा का विघटन, ये सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी सत्र बुलाना, उसका अवसान करना और लोकसभा का विघटन संबंधी जो अधिकार है, यह अनुच्छेद 85 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, और ये जो 12 सदस्य होते हैं, ये साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े हुए होते हैं। चारों नोट कर लेंगे। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है वो किन किन क्षेत्रों से आते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। किस अनुच्छेद से संबंध रखता है?
अनुच्छेद 80 से संबंध रखता है। कितने लोगों की नियुक्त करता है? 12 लोगों की नियुक्त करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 331 में ये प्रावधान है, यदि राष्ट्रपति को ये समझ में आता है कि जो संसद, जो लोकसभा चुनकर आई है, उसमें एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय सदस्य, उनका प्रतिनिधित्व कम है या नहीं है, तो वो 2 सदस्यों की नियुक्त कर सकता है। 2 एंग्लो इंडियंस, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्त कर सकता है। ये अनुच्छेद 331 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 87 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि जब साधारण निर्वाचन के बाद लोकसभा का सत्र होगा, तो जो प्रथम सत्र होगा या वर्ष के प्रथम सत्र को जो दोनों सदनों का होगा, उनको राष्ट्रपति संबोधित करेगा। इंपॉर्टेंट है। यानी निर्वाचन के बाद जो सत्र होगा तो संयुक्त अधिवेशन होगा दोनों सदनों का, लोकसभा का, राज्यसभा का, और वर्ष का जो पहला सत्र होगा दोनों सदनों का, उसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। और इस संबोधन में राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय नीति है सरकार की या अंतर्राष्ट्रीय नीति है सरकार की, उस पर आधारित उसका संबोधन होगा। यानी संबोधन में सरकार की नीतियां, कार्यक्रम जो वर्तमान में या भविष्य में होने वाली है, उनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को विधायी संबंधी अधिकारों में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये होता है कि यदि दोनों सदनों में किसी विषय पर मतभेद है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन जैसे संविधान संशोधन जैसे मुद्दे जो हैं, उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। तो संयुक्त अधिवेशन जो 108 के तहत बुला सकता है, और 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। जैसे 1961 में दहेज प्रतिबंध को लेकर के दहेज कानून बन रहा था, तब बुलाया गया था। नोट करना है कि संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। दूसरा, 1978 में बैंकिंग सेवा से संबंधित जब कानून लाने की बात हुई तो मतभेद हुए दोनों सदनों में, संयुक्त अधिवेशन हुआ। और 2002 में पोटा को लेकर के, पोटा का मतलब होता है कि जो आतंकवाद विरोधी कानून है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो पोटा को लेकर के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो ये हमारा, जैसे अभी हमने उल्लेख किया है, अनुच्छेद 85, 87, 80, 331, 108, ये विधायी शक्तियों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बात और समझना है कि जब भी कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होता है, तो कानून बनने के लिए ये आवश्यक है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये भी विधायी शक्ति में आपको समझ के रखना है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई विधेयक, कानून नहीं बनेगा। इसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह भी एक प्रकार की विधायी शक्ति ही है। अनुच्छेद 123 में इस बात का उल्लेख है कि यदि दोनों सदन सत्र में नहीं है, यदि सदन सत्र में नहीं है, तो आवश्यकता पड़ने पर सरकार या राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी कर सकता है और ये अध्यादेश जैसे एक सामान्य विधेयक कानून बनता है, प्रभावी होता है, वो वैसा ही प्रभावी होगा। लेकिन जैसे ही सत्र प्रारंभ होता है तो सत्र आरंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश का पारित होना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को तमाम वित्तीय अधिकार भी प्राप्त हैं। जैसे अभी हमने उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 280 के तहत वह वित्त आयोग का गठन करता है। केंद्र राज्य के संदर्भ में जो वित्तीय शक्तियां हैं उनको वो मैनेज कर सकता है, तो तमाम वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। सैनिक शक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियां भी हैं। न्यायिक शक्तियों में जैसे आपने देखा कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्त करता है। लेकिन न्यायिक शक्तियों में महत्वपूर्ण है क्षमा करने की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है और ये क्षमा करने की शक्ति बहुत व्यापक है। जैसे कौन सी सजा, कौन से दंड आदेश वो माफ कर सकता है। जैसे संघ के जो कानून हैं और इन कानून के उल्लंघन पर जो सजा दी गई है उनको वो माफ कर सकता है, उनको कम कर सकता है, उनको स्थगित कर सकता है। सेना न्यायालय के द्वारा जो सजा दी गई है उसको भी वह माफ कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। और इसके अलावा भी उसे मृत्युदंड भी माफ करने का अधिकार है। लेकिन ये बात समझ के रखना है कि राष्ट्रपति जो ये क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसके लिए एक प्रोसेस है, इसके लिए एक प्रक्रिया है। जब भी कोई दया याचिका दायर करता है राष्ट्रपति के पास में तो वह उसको गृह मंत्रालय भेजता है, गृह मंत्रालय संबंधित राज्य में भेजता है और उसके बाद जो सुझाव आते हैं गृह मंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति ऐसा करता है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्री की जो सिफारिश होती है उसके आधार पर। तो इसके लिए एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ करता है, ऐसा नहीं है। पूरी एक प्रक्रिया है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी विद्यमान है। आपात शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में आपात शक्तियां का उल्लेख है। 352 में राष्ट्रीय आपात की बात है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो 352 देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रपति तभी लगा सकता है जब युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। और इसके लिए जो प्रोसेस है, ये बात स्पष्ट रखना है कि मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वह मुख्य है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था के तहत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है, उसकी सलाह से ही समस्त अधिकारों का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। 356 में संवैधानिक विफलता है, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक आपातकाल। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल के लिखित प्रस्ताव पर, मंत्रिपरिषद के अनुमोदन पर राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल लगाता है। 360 में वित्तीय आपात लगाने की बात है। जब देश में ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि वित्तीय अस्थिरता है,
तो वह वित्तीय आपात लगा सकता है और इसके तहत केंद्र और राज्य के वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो 352, 356, 360 ये आपात शक्तियां हैं। वीटो शक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां भी हैं। वीटो शक्तियों का मतलब ये है कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति रोकता है तो उसे हम वीटो शक्ति कहते हैं। तो वीटो शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में है। और जो वीटो शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है उसमें पहला है आत्यंतिक वीटो, जिसमें राष्ट्रपति ये कहता है कि हम अनुमति नहीं देंगे, वो इनकार कर देता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेजता है, पुनर्विचार के लिए कि संसद फिर से इस पर विचार करे, और जब दोनों सदनों में विचार के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। तो निलंबनकारी वीटो में पुनर्विचार के लिए वह विधेयक को भेज सकता है। तीसरा वीटो है जिसको हम कहते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो का अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो, जैसे हमारे संविधान में ये कहा गया है कि ये नहीं कहा गया है कि कितने समय में विधेयक पर अनुमति देनी है, तो राष्ट्रपति ये कर सकता है कि वह विधेयक को अपनी मेज पर अनिश्चित काल तक पड़े देने रह सकता है, वह अपनी मेज पर अनिश्चित काल तक रख सकता है। तो ये जेबी वीटो है। तो राष्ट्रपति को इस प्रकार से वीटो शक्तियां भी प्राप्त हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार अनुच्छेद 143 में, सारे अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट से जो ये परामर्श है इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिए गए हैं और कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो उसके विवेक पर आधारित है, विवेक आधारित। विवेक आधारित अधिकार जो हैं उनमें जैसे किसी मंत्रिपरिषद ने लोकसभा का विश्वास खो दिया है और जो मंत्रीगण हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो विवेक पर आधारित निर्णय ले सकता है राष्ट्रपति। जैसे कोई मंत्रिपरिषद है उसको लोकसभा का विश्वास नहीं है और लोकसभा के विघटन की सलाह देता है, तो वहाँ भी राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वो विवेक पर आधारित हो जाती हैं। अब जैसे किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है सपोज, और कोई बड़ा जो मंत्रीगण है उसमें वरीयता क्रम नहीं है, ऐसे समय में राष्ट्रपति को विवेक पर आधारित निर्णय करने के अधिकार हो जाते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उनके कार्याधिकार से संबंधित बातें हैं। वास्तविक स्थिति क्या है हमारे संविधान में? जैसे ये कहा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो रबर स्टैंप है। वास्तविक शक्तियाँ तो हमारे मंत्रिपरिषद में हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। जैसे ब्रिटेन की महारानी एक रबर स्टैंप के समान है, वैसे ही भारत के राष्ट्रपति भी एक रबर स्टैंप के समान है। नेहरू जी ने कहा भी था कि संसदीय व्यवस्था हमने स्वीकार किया है, लेकिन जो राष्ट्रपति का पद है वो शक्ति से और प्रतिष्ठा से युक्त है। यहाँ पर आपको जो निष्कर्ष निकालना है कि ये बात सत्य है कि हमने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया है, राष्ट्रपति व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया। राष्ट्रपति प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है, संसदीय प्रणाली है जिसमें मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य होते हैं। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे अभी हमने वीटो पावर की बात की, अभी हमने विवेक पर आधारित शक्तियों की बात की। तो ये कहना
इन शक्तियों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति की संविधान में एक विशेष स्थिति है, वह शक्ति और प्रतिष्ठा से युक्त तो है ही, साथ ही उसे विशेष प्रकार के अधिकारों से भी युक्त किया गया है।